इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे एक मासूम बच्चा आतंकवाद की इस त्रासदी को झेलकर बस अपने पिता से ये कहता रहा, मुझे बचा लो। ये उस बच्चे की पुकार थी जो सीरिया में हुई बमबारी में घायल हुआ। बच्चे के दोनों पैर इस हमले की वजह से खत्म हो गए। वो उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी ज़बान से बस एक ही बात बार बार निकल रही थी, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। ये तस्वीरें बयां करती है कि आतंकवाद किस तरह से किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आतंकवाद की बस एक ही शक्ल है और वो है मृत्यु, और ये मृत्यु अनचाही मृत्यु है। यह हमला सीरिया आर्मी ने किया था। सीरियाई एयरफोर्स ने इस इलाके में बैरल बम बरसाए थे जिसमें यह बच्चा घायल हुआ। यह हमला ISIS के दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए किया गया था, लेकिन इसकी जद में एक मासूम बच्चा फंस गया। और अब जरा हमारे देश शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के शहर की ये तस्वीर देखिए, जहां मनचलों की पिटाई का ये वीडियो बना है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि युवक को कई लोग मिलकर पीट रहे हैं। ये युवक एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप इसके ऊपर लगा। पिटाई के बाद आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल 9वीं क्लास की एक छात्रा पैदल स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में मनचलक युवक ने उसके ऊपर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो आसपास के लोगों ने इस मनचले को उसके होश ठिकाने लगा दिए। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस्लामिक टीचर और प्रीचर जाकिर नाइक की खबर आज से लगभग साल भर पहले सुर्खियां बटोर रही थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब जाकिर नाइक की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जो व्यक्ति पूरे देश में नफरत फैलाने का कारोबार चला रहा था, जो ISIS से जुड़ा हुआ था और ISIS के लिए लोगों को तैयार कर रहा था हिंदुस्तान में, उसके तार अब दाऊद इब्राहिम से जुड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि जिस गैर सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व वो करने की कोशिश कर रहा था, उस गैर सरकारी संस्था में डोनेशन की बात निकल कर आ रही है, और ये पैसा आता था दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कंपनियों से। जाकिर नाइक और दाऊद इब्राहिम का ये कनेक्शन प्रस्तुत करता है वो तस्वीर जो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, और प्रदर्शित करता है कि कैसे पाकिस्तान, ISI, दाऊद इब्राहिम, ISIS ये सब मिलकर हिंदुस्तान में एक चक्रव्यूह रच रहे हैं। It is not war for peace, it is war on peace. जाकिर नाइक कहने को एक धर्म प्रचारक, लेकिन इल्जाम इतने संगीन कि खुद जाकिर अपनी सफाई देने के लिए मुल्क आने से बच रहा है। और इसी जाकिर नाइक के NGO IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग पर नए खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। IRF की फंडिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। खबरों के मुताबिक ED को IRF की फंडिंग का पाकिस्तान कनेक्शन होने का शक है। दरअसल IRF का CFO आमिद गजदर को ED ने गिरफ्तार कर लिया था। गजदर से पूछताछ के दौरान पता चला कि कराची में बैठे कुछ उद्योगपतियों ने IRF के खाते में काफी पैसा जमा किया। ये सभी उद्योगपति दाऊद इब्राहिम के नजदीकी बताए जाते हैं। ED की जांच अब कराची तक पहुंच गई है और ED को ये शक है कि IRF के तार सीधे सीधे अब दाऊद इब्राहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा हवाला रैकेट हो सकता है जो कि IRF के लिए काम कर रहा था। क्या जाकिर और दाऊद के बीच सीधा कनेक्शन है? क्या दाऊद का पैसा IRF में लगाया गया? क्या इसी डर से हिंदुस्तान नहीं आ रहा है जाकिर नाइक? इन सवालों का जवाब देने के लिए IRF से भी संपर्क किया गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि IRF के खातों में यह पैसा दुबई, इंग्लैंड और कुछ छोटे अफ्रीकी देशों के जरिए किया गया। ये वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल दाऊद के गुर्गे हवाला का धंधा चलाने के लिए करते हैं। तो क्या हवाला के जरिए दाऊद ने IRF में पैसा लगाया? इस पैसे का असली स्रोत और रास्ता तो जांच के बाद सामने आ ही जाएगा,
लेकिन अगर जाकिर और दाऊद का कनेक्शन साबित हो गया तो इसके सीधे मायने होंगे कि फरार होकर भी दाऊद हिंदुस्तान में अपने प्यादे पाल रहा है। कुल मिलाकर अब ईडी की जांच जो है वो कराची पहुंच चुकी है, लेकिन इन तमाम आरोपों पर जो आईआरएफ है, जाकिर नाइक की संस्था, वो अभी तक कुछ भी कहने से बच रही है। हमारे तमाम सवालों को वो टालते आ रही है और उन्होंने साफ कह दिया है कि इस विषय पर वो कैमरे पर कोई बात नहीं करना चाहते। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जैसा कि हमने आपसे कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। पाकिस्तान के शहवान में कलंदर दरगाह पर जो बम धमाका हुआ, उसके बाद अचानक पाकिस्तान की सरकार और फौज हरकत में आ गई है। खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर सिर्फ 3 दिनों के भीतर 130 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है और यह एनकाउंटर पाकिस्तान की फौज ने किया है। यहां तक कि एनकाउंटर करते करते पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान की सीमा के भीतर भी चली गई और सर्जिकल स्ट्राइक किया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से 3 दिनों के भीतर 72 घंटे में 130 से ज्यादा लोगों को एनकाउंटर के जरिए मारा गया है, यह प्रदर्शित करता है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को यह पहले से पता था कि आतंकवादी कहां और कैसे छिपे हुए हैं, वरना इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोई कैसे एनकाउंटर कर सकता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पाकिस्तान की फौज अगर अफगानिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए तो वो जायज है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर छिपे आतंकियों को अगर हिंदुस्तान की फौज सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए मारे तो यह नाजायज है। यह है पाकिस्तान का दोगलापन। शेहवान में सूफी दरगाह पर हुए कट्टरपंथियों के हमले के बाद से अचानक पाकिस्तानी फौज जागी और एक के बाद एक एक्शन होने लगा। और इसी एक्शन में एक था पाकिस्तानी फौज का अफगानिस्तान की सरहद के अंदर मिलिट्री एक्शन। पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में जमात उल अहरर के ठिकानों पर आर्टिलरी फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तानी फौज ने रहमान बाबा नाम के एक आतंकी समेत 15 आतंकियों के मरने का दावा भी किया है। इतना ही नहीं, पाक अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी फौज ने कुछ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया है। बताया जा रहा है कि इस एक्शन के बाद पलटवार के डर से पाकिस्तानी फौज ने हैवी आर्टिलरी तैनात कर दी है। यानी अगर आतंक पाकिस्तान को लहूलुहान करे तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम सही है, लेकिन अगर यही आतंक हिंदुस्तान को जख्म दे और हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करे तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं। एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा पाकिस्तान से भी आया। पाकिस्तान ने कलंदर दरगाह पर हमले के बाद किए सैन्य ऑपरेशंस में सिर्फ 3 दिन में 130 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। इस दावे का एक ही मतलब है कि पाकिस्तान को पता था कि आतंकी कहां मौजूद है, आतंकियों के ठिकाने कहां हैं, कौन से गुट हमले में शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, जब अपनी ही जान पर बनाई तो पाकिस्तानी फौज ने बंदूक उठाकर खून की नदियां बहानी शुरू कर दी। टीम न्यूज़ नेशन। आतंकवाद किस तरह से कश्मीर में हमारे जवानों के लिए काल बनता जा रहा है, यह प्रदर्शित होता है इन आंकड़ों से जो हमारे शहीदों के बारे में है। हम आपके सामने ये बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर रख रहे हैं। पिछले महीने यानी जनवरी के महीने में फौज और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर की कई घटनाएं हुई, जिसमें फौज की तरफ से अब तक 22 आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन 22 आतंकवादियों को मारते मारते हमने अपने 26 जवानों को खोया। क्या वाकई में इसे आप बहुत बड़ी क्षति नहीं कहेंगे? 22 आतंकवादियों को हमने मारा लेकिन 26 हमारे मर गए। यह बताता है कि कैसे कश्मीर में आज पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स घुसकर पाकिस्तान की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो लोग जो आज इन आतंकवादियों के साथ खड़े हैं वो किसी कीमत पर हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। 26 बहादुर जवानों का खून, क्या यह देश कभी इसे भूल सकता है? जब जब तिरंगे में लिपटा कोई भारत मां का लाल घर लौटता है, तब तब दिल मानो फट पड़ता है। गम के साथ साथ जहन में गुस्सा भर आता है, क्योंकि भारत के इन सपूतों को लीलने वाले काल का एक ही नाम है,
आतंकवाद। साल 2017 शुरू ही हुआ है, अभी पहला महीना ही बीता है, लेकिन ये महीना कश्मीर में आतंकवाद की उस आग को लेकर आया जिसने पूरी घाटी को झुलसा दिया। इस दौर में 22 आतंकी तो मारे गए, लेकिन सेना को अपने 26 बहादुरों को भी खोना पड़ा। 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महीने के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आतंकी मारे गए हों, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। 14 फरवरी को हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए और एक मेजर शहीद हुए। बांदीपुरा में हुए एनकाउंटर में 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि इसी दरमियान 3 जवान शहीद हो गए। 12 फरवरी को कुलगाम में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए और 2 सैनिक शहीद हुए। जो एजिटेशन हुआ था पिछले साल, उस दौरान ये मिलिटेंट्स को मौका मिल गया है यहाँ पर सेटल होने का, क्योंकि हम लोगों का फोकस शिफ्ट हो गया था एजिटेशन के ऊपर। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा नौजवान आतंकी संगठनों से जुड़े और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सेना कोलैटरल डैमेज को रोकना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोगों से मिलने वाली मदद सेना के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। देखिए, हमारी तरफ से हम हमेशा जब भी ऑपरेशन लॉन्च करने जाते हैं, हमें हमेशा कोलैटरल डैमेज का पूरा अंदाज़ा रहता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज ना हो जाए। एक जवान जब वर्दी पहनता है तो साथ ही वो उस शपथ को भी उठाता है जो जरूरत पड़ने पर देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देती है। लेकिन ये बलिदान जाया ना जाए, ये शहादत यूं ही ना खत्म हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार पाकिस्तान को आतंक परस्ती छोड़ने के लिए मजबूर करे। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समर में फिर से एक बार कश्मीर में अनरेस्ट देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।